हेलो एवरीवन, मास्टर जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह सीबीएसई और एनसीईआरटी से रिलेटेड क्लास 6 का साइंस ये सैम्पल पेपर 1 है जो कि हाफ ईयरली से रिलेटेड है। इस सेशन से आपको बहुत मदद मिलने वाला है। या तो आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहा होगा या फिर कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। अगर इस वीडियो का पूरा देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको मदद मिलने वाली है। तो चलिए इसमें एक एक करके क्वेश्चन को हम समझते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि इसका टाइमिंग आपका 2.5 घंटे का होगा और ये टोटल 80 मार्क्स का होगा। ठीक है, आप अच्छे से एक एक क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद ही आंसर करेंगे। तो यहाँ सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, इसे हम पढ़ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज एडेड टू अ पेस्ट ऑफ राइस हस्क एंड पेपर टू मेक पेपियर मैशे। यानी पेपियर मैशे बनाने के लिए इसमें से क्या चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, पेपियर मैशे जो है, खास करके अगर हम अपना बिहार की बात करें तो यह एक तरह का कला है जिससे मुखौटा बनता है। ठीक है, तो इसमें से जो होता है इसमें क्ले इस्तेमाल किया जाता है। यानी पेपियर मैशे बनाने के लिए ये क्ले, पेपर और राइस का हस्क जो भूसा होता है उसका इस्तेमाल करके पेपियर मैशे बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑर्गेन ऑफ द फ्रॉग हेल्प इट टू स्विम इन वाटर। यानी वैसे ऑर्गेन फ्रॉग का जो स्विम करने में उनकी मदद करता है पानियों में। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेन है आपको चूज करके बताना है। तो इसमें हो जाएगा वेव्ड फीट। यानी ऑल एक्वेटिक एनिमल्स हैव वेव्ड फीट विच हेल्प्स देम टू स्विम एंड रेसिस्ट फ्रिक्शन ऑफ वाटर। मतलब कि जितने भी एक्वेटिक एनिमल है यानी पानी में रहने वाले जानवर हैं, उन सभी का जो पैर होता है वो वेव टाइप का होता है, यानी छतरी टाइप का होता है, जिससे उनको तैरने में सहूलियत होता है और जो पानी उनका फ्रिक्शन के लिए वो काम आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन इज द रिवर्स ऑफ। यानी कंडेंसेशन का ठीक अपोजिट इसमें से कौन सा हो जाएगा। एवोपरेशन होगा या कंडेंसेशन ही होगा या ट्रांसपिरेशन होगा या एलिमिनेशन होगा। तो इसमें से जो आंसर हो जाएगा वह एवोपरेशन होगा, क्योंकि सबसे पहले जब सन रे पड़ता है तो वो वाटर वेपर बन के उड़ जाता है, यानी एवोपरेशन होता है। और ऊपर जाके फिर जब वो ठंडा होकर जब बारिश की बूंदें गिरती है तो कंडेंसेशन होता है। तो कंडेंसेशन का उल्टा हो जाएगा अपोजिट एवोपरेशन। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। द सेकंड हैंड ऑफ अ क्लॉक मूव्स डैश देन द आवर हैंड। यानी जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी क्लॉक में या वॉच में 3 नीडल होता है, यानी 3 सुइयां होती हैं। उसमें से जो सबसे बड़ा होता है वो सेकंड का होता है, उसके बाद जो मिडिल वाला होता है वो मिनट का, जो सबसे छोटा वाला वो आवर का होता है। तो इसमें से आपका सेकंड हैंड वाला पूछ रहा है कि वह कितना घूमता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी फास्टर। यानी द सेकंड हैंड ऑफ अ क्लॉक मूव्स फास्टर देन द आवर हैंड। यानी जो घंटे वाली सुई है उससे ज़्यादा, यानी उससे ज़्यादा फास्ट सेकंड हैंड वाली जो नीडल होता है वो ज़्यादा घूमता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, फास्टर। क्वेश्चन नंबर 5, अ मिक्सचर ऑफ पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम सैंड कैन बी सेपरेटिंग यूजिंग। यानी कोई मान लीजिए किसी तरह का कोई अनाज है, उसमें अगर स्टोन्स या पेबल मिक्स है तो उसको किस तरह से हम अलग कर सकते हैं। मान लीजिए कि पेबल्स ही है, उसमें से स्टोन्स को अगर अलग करना होगा तो इसमें से कौन सा हम ऑप्शन होगा आंसर, ये आपको बताना है। तो डिकेंटेशन होगा या फिल्ट्रेशन होगा या स्विंग होगा या हैंड पिकिंग होता है। ठीक है, तो हाथ से अगर निकालेंगे तो इसमें काफ़ी समय लग जाएगा, फिल्ट्रेशन भी नहीं हो सकता है। तो इसका अंदर स्विंग होगा, इसका आंसर जो होगा वो स्विंग होगा, यानी छलनी के थ्रू इसे हम छान लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है इसका देख लेते हैं।
हीटिंग तार वाइल मेकिंग अ रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी आपने जो अलकतरा देखा होगा रोड बनते समय, तो ये किसका एग्जाम्पल्स है ये आपको बताना है। केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, रिवर्सिबल चेंज है, एवोपरेशन है या इरिवर्सिबल चेंज है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो रिवर्सिबल होगा, यानी बी नंबर रिवर्सिबल चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फॉलिंग ऑफ अ ट्री ब्रांच इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी मान लीजिए किसी पेड़ से उसका फल गिर रहा है या किस तरह का ब्रांच गिर रहा है, तो वो किस तरह का एग्जाम्पल्स हो जाएगा, रिवर्सिबल होगा, इरिवर्सिबल होगा, या सी नंबर बात करें तो एट हाई अल्टीट्यूड होगा, या कोई चेंज उसमें नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बी नंबर इरिवर्सिबल, यानी जब वो एक बार जब गिर जाता है तो उसमें वो फिर से नहीं लग पाएगा, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, फॉलिंग ऑफ अ ट्री ब्रांच इज एन इरिवर्सिबल चेंज। क्वेश्चन नंबर 8, टाइनी बबल्स सीन ऑन द सरफेस ऑफ बॉइलिंग वाटर इज, यानी जब पानी गर्म हो रहा होता है तो आप देखते हैं कि छोटी छोटी बबल्स यानी बुलबुले बने होते हैं, उसका कारण क्या होता है, ये आपको आंसर इन चारों में ABCD में चूज करना है कि कौन सा सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ए हो जाएगा, डिजॉल्व एयर एस्केपिंग व्हेन वाटर इज हीटेड, यानी आप तो पहले से ही जानते हैं कि पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व रहता है, तो जब हम उसे गर्म करते हैं तो वही ऑक्सीजन ऊपर की ओर आकर वो बबल्स बनता है, क्रिएट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट हेल्प इन रिसाइकलिंग कार्बन डाइऑक्साइड बैक इनटू द एयर, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो कार्बन डाइऑक्साइड रिवर्सिबल नहीं होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट हेल्प इन रिसाइकलिंग, वो रिसाइकलिंग करने में मदद नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा सी, फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 10, in the given picture which one shows the correct sign position, अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 1 2 3 4 सेल्स हैं और इन सभी सेल्स को हम मिला दे रहे हैं तो बैटरी का नाम दे देंगे। अब आपसे अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज बैटरी या व्हाट इज सेल्स, तो आप क्या कहेंगे, अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी, यानी ढेर सारे सेलों को अगर हम मिला देते हैं तो एक नया नाम देते हैं बैटरी। तो इसमें से कह रहा है कि कौन सा सही है। ऊपर में देखिए कौन सा टर्मिनल होता है, पॉजिटिव होता है और नीचे नेगेटिव होता है, यहाँ क्या दे रखा है, नेगेटिव नेगेटिव, तो ये गलत हो जाएगा। आई थिंक मुझे लगता है कि ऊपर वाला ही सही होगा। यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, नहीं, तो ऊपर वाला जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है यानी ये वाला, तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा ए नंबर। हालांकि यहाँ पे नंबरिंग यहाँ गलत कर दिया गया है, आप इसको ए समझे, बी समझे, सी समझे और डी समझे। ओके, यहाँ पे इस तरह से दे रखा है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। फाइब्रस रूट्स आर एसोसिएटेड विथ, आप जानते हैं कि किसी भी पौधे का या पेड़ का दो तरह का रूट्स होता है, एक फाइब्रस रूट्स होता है और दूसरा टेप रूट होता है। तो जो फाइब्रस रूट्स होता है वो हेयरी टाइप का होता है, जैसे ऑनियन वगैरह का हम बात किए थे उस चैप्टर में। अगर आप लोगों ने जाके चैप्टर वो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए आप। तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि फाइब्रस रूट्स आर एसोसिएटेड विद पैरेलल वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन, कैरोट्स, मैनी लेटरल रूट्स। तो इसका क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि पैरेलल वेनेशन क्या होता है, रेटिकुलेट क्या होता है। पैरेलल में क्या होता है कि मान लीजिए कोई इस तरह का लीफ है, ये इस तरह का अगर हम लीफ बनाएं, क्रिएट करें, तो एक दूसरे के साथ ये पैरेलल हो, एक दूसरे को क्रॉस ना करे, तो इसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल वेनेशन कहते हैं। वही अगर हम दूसरा लीफ हम बनाएं इस टाइप का और ये एक दूसरे को कट करे, यानी एक इधर से जा रहा हो, एक इधर से आ रहा हो, ऐसे जा रहा हो, इस टाइप का, यानी ये एक तरह के नेट टाइप का बात करें, जाली टाइप का इसे बात करें कि इस तरह का डिजाइन होगा, तो इसे हम क्या कहते थे, रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। तो फाइब्रस रूट जो होगा वो किसके साथ एसोसिएट कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ए हो जाएगा, पैरेलल वेनेशन, यानी जितने भी पौधे का जो पत्तियां हैं वो पैरेलल वेनेशन होगा, वह फाइब्रस रूट से ही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम, यानी ये डायग्राम को आपको अच्छे से देखना है। विच वन शोज द कंप्लीट सर्किट। अब इसमें से आपको देखना है कि कौन सा सर्किट कंप्लीट कर रहा है। तो इसको थोड़ा सा केयरफुली आप देखेंगे कि सेल्स में कौन सा टर्मिनल लगा है, नहीं लगा है। ऊपर देखिए पॉजिटिव दिया हुआ है, नीचे नेगेटिव दिया हुआ है, और यहाँ पे एक दूसरे के साथ कंबाइन कर दिया गया है, सर्किट को कंप्लीट किया जा रहा है। सेकंड नंबर देखते हैं, क्या इसको कर रहा है? नहीं, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ से ब्रेक है, तो ये तो फुलफिल हो ही नहीं सकता। अगर वहीं हम नेक्स्ट यानी पिक्चर 6 देखें तो ये देखिए यहाँ से गया तो, लेकिन यहाँ ब्रेक, बीच में ब्रेक ऊपर भी हो गया और नीचे भी हो गया, तो ये भी सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है। वैसे ही ऑप्शन नंबर डी भी जो दे रहा है फिगर, ये भी यहाँ से ब्रेक है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो डेफिनेटली ए आंसर इसका होना चाहिए। ठीक है, द फर्स्ट डायग्राम हैज अ कंप्लीट सर्किट एंड हेंस हियर द बल्ब ग्लो, यानी यहाँ लाइट जलेगी, बल्ब जलेगी। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच सर्किट विल द बल्ब और बल्ब ग्लो ब्राइटेस्ट, यानी इसको अगर हम सही से देखें तो आपसे कह रहा है कि इसमें से कौन सा ज़्यादा तेजी से जलेगा। ये ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का, अ सिंपल सर्किट विथ वन बल्ब एंड वन बैटरी, यानी उसमें सिर्फ एक बल्ब है और एक ही बैटरी है, तो ये कितना जलेगा? ऑप्शन नंबर बी, अ सिंपल सर्किट विथ वन बल्ब एंड टू बैटरीज, इसमें दो बैटरी लगा है और एक बल्ब लगा है, तो ये ज़्यादा जलेगा। या अ सिंपल सर्किट विथ टू बल्ब एंड वन बैटरी, दो बल्ब है और एक ही बैटरी है, तो ये ज़्यादा जलेगा। यहाँ थोड़ा सा आपको सेंस लगाना है। ऑप्शन नंबर डी, बल्ब और बल्ब्स विल बी इक्वली ब्राइट इन ऑल द अबव केसेस, यानी इनमें सभी बराबर होंगे, इक्वल जलेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन नंबर 13 का कि जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी सिंगल बल्ब रहेगा और दो बैटरी रहेगा, तो ये ज़्यादा ब्राइट करेगा, ज़्यादा जलेगा, रोशनी ज़्यादा करेगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देख लेते हैं इसको। इन एन एक्सपेरिमेंट रोजर प्लेसेस अ स्मॉल आयरन बॉल, यहाँ आप देख सकते हैं फिगर में, बिटवीन द थ्री मैग्नेट्स, देखिए 1 2 3 इस तरह का मैग्नेट दे रखा है, ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, यानी ये जितने भी मैग्नेट तीनों दिए गए हैं इन सभी का कैपेसिटी जो है वह इक्वल है, एज शोन इन द फिगर, गिवन फिगर। द मैग्नेट आर एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द बॉल, द बॉल विल मूव टूवर्ड्स पॉइंट। अब ये किसकी तरफ ये मूव करेगा बॉल, ये आपको आंसर बताना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर सी हो जाना चाहिए, यानी इधर अट्रैक्ट ज़्यादा करेगा, क्योंकि इधर जो इनका कैपेसिटी दोनों मिलकर ज़्यादा हो जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन में। आप जानते हैं डायरेक्शन तो पढ़ ही रखे होंगे, तो ये जो ईस्ट डायरेक्शन वाला है इस साइड बॉल ज़्यादा मूव करेगा, क्योंकि इधर मैग्नेटिज्म ज़्यादा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, अजय हैज टू मैग्नेट बार, यहाँ देखिए दो मैग्नेट बार दिया गया है, आप देख सकते हैं फिगर में, देख रहे हैं अलग अलग ABCD में करके अलग अलग एग्जांपल मैग्नेट का दे रखा है। ही वॉन्ट्स टू स्टोर देम इन देम सेफली, अब ये अजय जो चाहते हैं कि दोनों इनके पास जो मैग्नेट का बार है उसको अच्छे से ये सेव करके रख सके। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली शोज द मेथड एम्प्लॉयड बाय अजय, तो इसमें से कौन सा रखने का जो तरीका है वह सही है, ये आपको चूज करके बताना है। तो इसका आंसर बी हो जाना चाहिए, ये जो है आपका इसका आंसर बी हो जाना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए ये आपको बताना है। बार मैग्नेट्स शुड बी केप्ट इन पेयर्स विथ देयर अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड, यानी सेम साइड में अपोजिट जो अनलाइक पोल्स है, अपोजिट पोल जो है वो अनलाइक कहने का मतलब कि नॉर्थ और साउथ, इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का रखने से क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन में कि इनका जो मैग्नेटिज्म है वो खत्म नहीं होगा। दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ पीस ऑफ वुड, अब इनको दोनों को अलग अलग रखने के लिए बीच में एक लकड़ी या किसी गत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इनका मैग्नेटिज्म खत्म ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अब ऑब्जेक्टिव नहीं है, सेक्शन बी आ गया। एक्सप्लेन हाउ जूट प्लांट्स आर हार्वेस्टेड, यानी जो जूट प्लांट होता है उसको हार्वेस्ट कैसे किया जाता है, उसकी कटाई यानी खेतों से उसको कैसे निकाला जाता है।
तो इसका आंसर कुछ इस तरह से हो जाना चाहिए, जूट प्लांट्स आर हार्वेस्टेड एट द फ्लावरिंग स्टेज। यानी जूट प्लांट जो होता है जब उसका फ्लावरिंग स्टेज होता है, यानी जब उसका फूल देने का समय होता है, तो उसी को हार्वेस्ट कर लिया जाता है। कहाँ से? जहाँ उसको ग्राउंड से ही कट कर लिया जाता है और उसका बंडल बनाकर उसको पानी में डाल दिया जाता है। तो ये जो मेथड है, इस मेथड को हम रेटिंग कहते हैं, यानी उसको जड़ से काटना, बंडल बना के पानी में डालना, इस मेथड को हम रेटिंग कहते हैं, RETTING। ओके, रेटिंग कहते हैं। इसके बाद फिर क्या होता है कि काफ़ी समय यानी कुछ दिनों तक पानी में रखने से जो उसका छिलका होता है वो आसानी से निकल जाता है और फिर उसको सुखाने के बाद जूट की तरह हम उसको यूज कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट एडवांटेज डू द हाईलाइटेड फीचर्स गिव टू अ फिश। यानी इस फिश के जो फीचर्स इधर बता दिया गया हाईलाइट करके, ये आपको बताना है कि इसका एडवांटेज क्या है फिश का। यानी फ्लैंटेड ये फिन है, ये स्लिपरी स्केल्स है, ये मछली के लिए क्या एडवांटेज है, ये आपको आंसर बताना है 17 में। अब ये जो फ्लैटेन फिश है इसको एस्टेबल करने के लिए, यानी जो इनका स्टेबिलिटी है उसको कंट्रोल करने के लिए, स्टेबल करने के लिए ये फिन्स काम में आता है और ये डायरेक्शन को भी कंट्रोल करता है जब ये स्विम कर रहे होते हैं। तो अब ये स्लिपरी स्केल क्या करता है, ये आसानी से मूव कर पाते हैं, यानी स्लिपरी स्केल्स प्रोटेक्ट द फिश एंड हेल्प इन इजी मूवमेंट थ्रू वाटर। यानी एक तो ये पानी में आसानी से मूव कर पाते हैं और इनका जो एनिमी होता है उससे भी आसानी से चिकना होने के कारण ये खुद को बचा पाते हैं। Question number 18, when a single yarn is pulled out continuously from a torn pair of socks, the fiber gets unraveled. Why? यानी अगर मोजे में मान लीजिए कोई तरह का धागा निकल रहा है और आप उसको निकालते जाएं तो क्या होगा, यानी वो अनरेवल्ड क्यों हो जाएगा, इसको यानी कब अनरेवल्ड होगा और क्यों होगा, ये आपको बताना है। नाइटिंग इज द प्रोसेस यूज टू प्रिपेयर द फैब्रिक फॉर सॉक्स। ये तो आप जानते हैं कि सॉक्स बनाने के लिए उसका जो फाइबर है उसको पहले बुनना पड़ता है और उसमें से आप जो सिंगल पीस यार्न निकाल रहे हैं तो इससे क्या होगा कि वो कंटिन्यू निकलते जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, हाउ कैन द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशंस बी यूज टू फिक्स अ मेटल रिम टाइटली ऑन अ वुडन व्हील। क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा देखिए, अब इस तरह से हम एक क्वेश्चन को अगर डिफाइन करने लग जाए तो इसका समय जो है आई थिंक मुझे लगता है कि ज़्यादा हो जाएगा, तो ये सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा और इसको चैप्टर की तरह हम तो कई पार्ट में बना नहीं सकते हैं। तो इससे अच्छा होगा कि आप इसका आंसर जो है आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर उसके बाद भी अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। आपसे और एक गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, कमेंट भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी आने वाले हाफ-ईयरली एग्जाम में मदद मिल सके। तो इसी के साथ ये सेशन हम ख़त्म करते हैं। सभी को नमस्कार और बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट्स को।